में हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हम कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta equal to -2/3, then the value of k is, हमें k का वैल्यू बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स। अल्फा बीटा आर दी zeros of quadratic polynomial। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं सी बाई ए। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सच दैट अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3। ठीक है, यदि हम इसको देखें, हमें सम ऑफ जीरोस भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। ठीक है, यदि हम इनका वैल्यूज निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और हम जो जानते हैं, जो सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है -b/a। ये हो गया -6/3। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2। ठीक है, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा होता है c/a, c है k और a हो गया हमारा 3। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, k/3। अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। इसको हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 प्लस अल्फा बीटा कितना है, k/3 इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा -6 प्लस k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये होगा k इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4। k का वैल्यू क्या होगा, 4। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन नहीं देखना है, बेसिकली हमें देखना है कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, if x is equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a equal to 0। एक लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है, ठीक? और एक लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है 2x plus 3y minus b equal to 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और जो इनका सॉल्यूशन है वो है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें चाहिए a और b के बीच में रिलेशन। जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं तो वी गेट टू सॉल्यूशंस। एक हमको x मिलता है और एक हमको y मिलता है। ठीक है, लेट्स से एक लीनियर इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लीनियर इक्वेशन है ax2 प्लस
3y2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया और जो सॉल्यूशन आया वो मिला हमको गलत ले लिया, ए एक्स नहीं होगा, ये होगा a1x और b1 है y, a2x और b2y। ठीक है, हमने इनको सॉल्व किया और हमको जो सॉल्यूशंस मिले, x का वैल्यू लेट्स से अल्फा मिला और y का वैल्यू बीटा। ठीक है, तो ये वाले जो सॉल्यूशंस होंगे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब जब हम अल्फा बीटा का वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब एक्स की जगह हम अल्फा लिखेंगे और वाई की जगह हम बीटा लिखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जब हम अल्फा और बीटा सॉरी एक्स वाई का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, अगेन ये इक्वेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अल्फा बीटा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो एक्स वाई है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई एक्स एंड वाई इन बोथ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन में एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 × 1 माइनस 3 × 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो 2 - 6 प्लस ए इक्वल टू 0, ए का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, अब हम इसको सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, तो 2 × 1 इन सेकंड इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 2 × 1 प्लस 3 का वैल्यू 2 माइनस बी इक्वल टू 0। ए होगा 2 + 6 - b इक्वल टू 0, बी का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी के बीच में रिलेशन। हम क्या करते हैं, को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 2a इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कंपेयरिंग 1 and 2 we get 2a इक्वल टू b। ठीक है, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होगा, 2a इक्वल टू बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2a इक्वल टू बी। आगे हमें कॉन्सेप्ट देखना है, क्वेश्चन नहीं देखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है, तो मेन एम है हमारा कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point this and this lies on। तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए, तो एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो जो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक पॉइंट भी है -4, 5 और दूसरा पॉइंट है 4, 6। हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, इसको हम M बोल देते हैं। M होगा -4 + 4
डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। एन के पॉइंट होंगे, ये 0 हो जाएगा, कॉमा ये कितना होगा 11/2। ठीक है, हमें बताना है कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो इसको लोकेट करें तो ये कहाँ आना चाहिए 0, 11/2। तो ये तो एक्स एक्स आना चाहिए, सॉरी वाई एक्सिस पे कहीं आना चाहिए। तो ठीक है, क्योंकि एक्स 0 है और वाई का वैल्यू 11/2 है, तो ये कहीं यहाँ आएगा पॉइंट। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और यदि ये कुछ ऐसे होता, इफ एम पॉइंट 11/2 होता तो ये पॉइंट होता एक्स एक्सिस पर, इधर कहीं। ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है सर, यार एक्स एक्सिस नो, वाई एक्सिस ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, एनीवे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल and 7 plus 4 sin theta equal to 9, then the value of theta is 7 plus 4 sin theta हमको गिवन है 9। तो हम क्या करते हैं, 7 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये होगा 9 - 7। तो 4 sin theta इक्वल टू 2, sin theta इक्वल टू 1/2, थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली हमें वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो याद रखनी है। ठीक है, साइन की वैल्यूज लिख देता हूँ मैं। तो 0 डिग्री के लिए क्या होगी, 30 डिग्री के लिए क्या होगी, 60 के लिए क्या बनेगी, और 90 के लिए क्या होगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कोस थीटा के लिए लिखें तो क्या होगा, जो साइन की वैल्यूज हैं उनको रिवर्स कर देना है बस। मतलब जो 1 यहाँ है तो पहले यहाँ लिखना है, फिर √3/2, 1/2 एंड देन 0। ठीक है, टेन थीटा के लिए क्या होगा, तो टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और टेन 60 का वैल्यू √3, और टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और टेन का वैल्यू हम साइन थीटा और कोस थीटा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें साइन और कोस का वैल्यू पता है तो हम टेन का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे टेन 30 का वैल्यू बताना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 30। टेन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, डिवाइडेड बाई कोस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये कितना हो गया, 1/√3। ठीक है, तो हम टेन का वैल्यूज ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कोजेक का वैल्यू, कोजेक थीटा। तो कोजेक की वैल्यूज निकालने के लिए क्या होगा, कोजेक थीटा क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो हमें कोजेक 0 का वैल्यू चाहिए, बेसिकली हमें 1/sin 0 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और साइन 0 क्या होता है, 0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया नॉट डिफाइन। और कोजेक 30 का वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स करना है हमें, 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। टेक थीटा के वैल्यू निकालते हैं। टेक थीटा क्या होता है, टेक थीटा होता है
इनवर्स ऑफ कोस थीटा, ठीक है। तो सेक जीरो का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन कोस जीरो का वैल्यू जो होगा, ठीक है। कोस जीरो का वैल्यू क्या है, 1, ये हो गया 1/1, दैट इज 1। सेक जीरो का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। सेक 60 का वैल्यू होगा 2। और को सेक 90 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये होगा नॉट डिफाइंड, ओके। और लास्ट बचा कोट थीटा। कोट थीटा का वैल्यूज कैसे निकालेंगे यार, कोट थीटा का वैल्यूज होता है, सॉरी, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है। कोट जीरो चाहिए हमें, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड 1/tan 0। tan जीरो का वैल्यू क्या होता है, tan जीरो जीरो होता है, तो ये हो गया 1/0, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो tan कोट जीरो का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। और कोट 30 का वैल्यू हो गया √3। कोट 60 का वैल्यू 1/√3। कोट 90 का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू होगा 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। मैंने ट्रिक्स भी बता दी हाउ टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज। बेसिकली हमें साइन थीटा का याद होना चाहिए बस, और उसमें भी हमें साइन का वैल्यूज याद होना चाहिए, ठीक है। यदि हमें साइन का वैल्यूज याद होगा तो हम कोस का वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम टेन का वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन थीटा की मदद से, ठीक है। कोजेक का वैल्यू हम साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यूज हम कोस की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोट का वैल्यू हम टेन की मदद से निकाल सकते हैं, ओके। तो बेसिकली हमें साइन का वैल्यूज याद रखना है और बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा टाइम्स sec थीटा इज। तो इसमें हमें बेसिकली तीन आइडेंटिटीज होती हैं, वो उन्हें याद रखना है, ठीक है। पहली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकंड होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। और थर्ड होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक। अब इसको देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, sec थीटा टाइम्स sec थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू देखें तो ये होगा, इसमें हम माइनस ले लेते हैं तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया -1। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SCF of 98 and 28 is m, and LCM of 98 and 28 is n, then the value of n minus lm is, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट है एलसीएम ऑफ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in the numbers,
एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। तो हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 98 और 28 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का टाइम फैक्टराइजेशन करना है। 98 का क्या होगा, तो हम 2 से कट कर देते हैं, तो ये होगा 4 9 7 7, ठीक है। 98 का टाइम फैक्टराइजेशन होगा 7 टाइम्स 2। इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर टाइम्स 2, ठीक है। अब हम 28 का करते हैं, ये होगा 147, तो 98 का होगा 2 स्क्वायर टाइम्स 7 1, ठीक है। तो ये हो गया टाइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 एंड 28। अब देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालना है। इसके पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अगेन। डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ दी, कलर ही नहीं दिख रहा, तो चेंज कर देते हैं येलो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दी स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ दी स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स, मतलब जो सबसे छोटा, मतलब जो सबसे छोटी पावर प्रेजेंट है इन दी कॉमन प्राइम फैक्टर में, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 7 है और 2 है, ठीक है। ये हो गया कॉमन फैक्टर, तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब हमें इन कॉमन प्राइम फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर है, जो सबसे छोटी पावर मतलब ये जो पावर लगी हुई है, इनको देखना है। अब हमें इन कॉमन प्राइम फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर है उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो 7 में इसकी सबसे छोटी पावर है ये वाला, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और 2 में सबसे छोटा पावर कौन है, ये। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमें इसका प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। यही होगा एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28, ठीक है। ये कितना हो गया 14, ओके। एचसीएफ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है नंबर्स में, टोटल कंसिडर करना है, इसमें कॉमन नहीं है। इसमें एसपीएफ में कॉमन था, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें ईच है, तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको कंसिडर करना है, लेकिन उनकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, ठीक है। मतलब जैसे इसमें 2 फैक्टर है और इसमें भी 2 है, तो 7 2 मतलब 7 2 हमारे 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल। अब हमें 7 की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना है। 7 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली 2। एक तो हमें इसे कंसिडर करना है 7 स्क्वायर टाइम्स, और 2 की हाईएस्ट पावर कौन है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, एक हमें इसे कंसिडर करना है। ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 टाइम्स 49, दैट इज 196, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया 14, एलसीएम कितना हो गया 196। तो ये हो गया एम का वैल्यू और ये हो गया एन का वैल्यू, ठीक है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है n-7m। ये होगा एन का वैल्यू है 196
-7 टाइम्स 14, ये होगा 96 माइनस 98, ये हो गया 98। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 98। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, the tangents drawn at the extremities of the diameter of a circle are always parallel, perpendicular, equal, intersecting। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट हमने इस एंड पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमने दो टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सेंटर है, ये हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इक्वल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है पैरेलल। तो ये जो टेंजेंट्स होती हैं ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, देखो, और इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ। The tangents drawn at the end of the diameter of a circle are always parallel। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। ठीक है, देखो इसका प्रूफ है, इस रिजल्ट का प्रूफ जो है वो है, तो हम नाम ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये आर एस पी क्यू। ठीक है, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पे। ठीक है, एंड ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ठीक है, एंगल ओ बी आर कितना है? ओ बी आर 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ओ बी एस कितना है? अगेन 90 डिग्री। ठीक है, हम इधर देखते हैं, एंगल ओ ए पी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ ए क्यू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हम करता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो, एंगल ओ बी आर इक्वल होगा एंगल ओ ए क्यू के। ठीक है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, और ये क्या है, इनको हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगेन ओ बी एस इक्वल होगा एंगल ओ ए पी के, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, और ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और हमको ये मालूम होता है जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो लाइनें होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, whenever alternate angles are equal, it implies that lines
और ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है छोटा सा। और प्रूफ याद हो या ना हो, डजेंट मैटर, रिजल्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल एफ इक्वल है सी के, ये इक्वल है सी के। और ए बी हमको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ DE, ठीक है। Then the two triangles are congruent but not similar, congruent as well as similar, neither congruent, not similar, similar but not congruent, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से पहले हमें देखना है कि क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का और सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। तो बेसिकली जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रूल्स क्राइटेरिया होते हैं, पहला होता है SAS, दूसरा होता है ASA, तीसरा होता है AAS, ठीक है, और फोर्थ होता है SSS, ठीक है। यदि इन चारों में से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, एक तो होता है डबल ए, सेकंड होता है ट्रिपल ए, थर्ड होता है SSS, फोर्थ क्राइटेरिया होता है SAS, ठीक है। इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, ये हो गया कौन सा, ठीक है। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल ई इक्वल है, सॉरी, एंगल एफ, एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। और हमको गिवन है ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी, ये तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। देखो दो एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या क्या चाहिए, दो एंगल इक्वल हो जाए तो हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, तीन एंगल इक्वल हो जाए हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तीन साइड्स प्रोपोर्शनल सेम प्रोपोर्शन में आ जाए ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। दो साइड एक एंगल, ठीक है। दो साइड तो सॉरी दो एंगल तो आ गए, लेकिन तीसरे साइड का हमें कुछ पता नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते। सिमिलर ट्रायंगल के लिए एटलीस्ट 2 साइड्स तो होनी चाहिए सेम प्रोपोर्शन में, तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इतनी इंफॉर्मेशन से बोल सकते हैं जो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ है वो सिमिलर है, ठीक है। एक तो हो गया जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के बाय डबल ए क्राइटेरिया से, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ओके। अब कॉन्ग्रुएंट का देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट में हमें दो एंगल चाहिए और एक साइड, और एक चीज और, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स आर इक्वल, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में है, इसमें साइड्स इक्वल है, ठीक है। लाइक
जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। की साइड्स हैं 2 3 4, इसकी साइड 2 3 4, तो इसमें साइड्स इक्वल हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ मुझे कोरिस्पॉन्डिंग भी लिखना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एक बी के कोरिस्पॉन्डिंग पी क्यू एल इक्वल है, एसी के कोरिस्पॉन्डिंग पी आर है, दोनों साइड्स इक्वल है, बीसी के कोरिस्पॉन्डिंग क्यू आर है और दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल है पी क्यू ए बी सी, जैसे 2 3 4, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर 3 4 6 8, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये कितना होगा 1/2, और मतलब पहले तो हम देखते हैं कि इसमें साइड इक्वल है नहीं, ए बी 2 है, पी क्यू 4 है, ए सी 3 है, पी आर 6 है, बी सी 4 है, क्यू आर 8 है। हम क्या निकालते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। हमने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू किया, हमको क्या मिला, हमें मिला 1/2, ठीक है। सिमिलरली हम अदर साइड्स के लिए करते हैं, हम निकालते हैं ए सी अपॉन पी आर, ये होगा 3/6, दैट इज 1/2। हम निकालते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो गया 4/8, दैट इज 1/2। इस बार हमारा जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें ये रेशियो सेम आ रहा है और इसमें साइड्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कहाँ थे, सिमिलर हमने कर दिया, हमें कॉन्ग्रुएंट ढूंढना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के लिए दो एंगल तो मिल गए, तो डबल ए तो मिल गया हमें, लेकिन साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। और इसमें क्या है, जो ए बी है वो 3 टाइम्स है डी ई के, मतलब डी यदि एक्स है तो ये 3x है, तो ये तो साइड्स इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये वाला तो नहीं फुलफिल होगा, दो साइड है नहीं हमारे पास, ये भी नहीं होगा। दो एंगल है, एक साइड है, लेकिन साइड तो इक्वल है नहीं। हम्म, तो ट्राइपल एस क्राइटेरिया तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, लेकिन सिमिलर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये तो नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर नहीं होगा, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये भी नहीं होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पता लगा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ -1 पावर n प्लस -1 पावर n इक्वल टू 0, द n इज, में तो कॉन्सेप्ट है नहीं कुछ ज्यादा खास, कॉन्सेप्ट यही है इसमें बस छोटा छोटा सा, जब भी -1 की पावर n हो, एन इसमें और भी हो सकता है और एन इवन हो सकता है, ठीक है। जब एन और होता है तो ये होता है -1, और जब एन इवन होता है ये होता है +1, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है, और अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -1 पावर एन प्लस माइनस पावर क्या है, ओ सॉरी इवन, तो ये क्या होगा 1 +1 इक्वल टू 0। अब हमें एन का ऐसा वैल्यू लेना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एन हमको इवन चाहिए, सॉरी और, एन क्या होना चाहिए और, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी तो नहीं चलेगा,
एनी पॉजिटिव इंटीजर में तो +2 भी आता है, ठीक है। तो यदि हम +2 ले लेंगे, ये हो जाएगा +1, और ये +1 इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं ले, एनी नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 पावर -2 भी क्या होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। तो एनी नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं लेंगे, एनी और नंबर, हाँ ये हो सकता है, एनी इवन नंबर्स नहीं लेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, कॉन्सेप्ट बस ये था, जब भी -1 की पावर n होती है, एन ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। यदि एन ओड है तो ये होगा -1, यदि एन इवन है तो ये होगा +1, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हमसे, टू पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये वाला है। इन द ग्राफ बिलो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स इज। जीरोस क्या होता है, जीरोस होता है जहाँ जो, हाँ इसको कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ में। जीरोस क्या होता है बेसिकली, जीरोस होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन, फॉर विच जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, फॉर विच फंक्शन वैल्यू इक्वल टू जीरो। लेट लेट्स से एक पॉलिनोमियल है, इसको फंक्शन नहीं लिखते हैं, इसको पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेट्स से हमें कोई पॉलिनोमियल है 2x+1, ठीक है। अब हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। x की क्या वैल्यू लिखें हम, यदि हम x की वैल्यू -1/2 लिखेंगे तो ये होगा -1/2 +1 -1 +1 इक्वल टू जीरो। f -1/2 पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 is zero of this polynomial, ठीक है, is one of the zeros of this polynomial, ठीक है। तो ये इस polynomial का one of the zeros होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जीरो हो सकते हैं जिस पर ये फंक्शन जीरो हो सकता है, ये उनमें से एक है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरोस का मतलब। अब हम इसे ग्राफ में कैसे देखें, ग्राफ में देखने का सिंपल तरीका है बहुत। ग्राफ में क्या देखना है, ग्राफ में बस ये देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल है, लेट्स से ये पॉलिनोमियल है हमारा एफ एक्स, ठीक है। बस हमको देखना है कि ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतनी इसके जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये वाला कट कर रहा है 1 2 3, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके होंगे 3 जीरोस, ठीक है। इसके कितने जीरोस होंगे, ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 0 टाइम्स, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके होंगे जीरो, क्या होंगे, इसके जीरोस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं 0 0, ठीक है। इसके कितने जीरोस होंगे, ऐसे फंक्शन पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो इसके होंगे 3 जीरोस। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, हमें देखना है बस कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा आराम से, बस चेक कर लो कितनी बार कट कर रहा है, एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो जो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। अब आपने देखा, जब हम कॉन्सेप्ट मालूम होते हैं, क्वेश्चन 1 2 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यदि कॉन्सेप्ट से नहीं बताओगे तो
मूल्य लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो जो मेन एम होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। नंबर 11 है, if the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then its second term is, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं एपी में, इसमें देखते हैं हम nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। ये होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एपी क्या होता है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, एक और होता है, वो होता है n बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, जनरल फॉर्म of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, ठीक है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये AP है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, ये इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के, और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, यदि हमें सम गिवन है, जैसे ये हमें सम गिवन है n टर्म्स का ऑफ एन एपी, ठीक है। हमको इससे एपी फॉर्म करनी है, तो कैसे करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, m को 1 लिखते हैं, तो ये होगा 2 प्लस 1 3, ठीक है। m को 2 लेते हैं तो क्या आएगा, S2 होगा 2 टाइम्स 2 प्लस 1 दैट इज 5, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का क्या मतलब है, जैसे कोई एपी है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, sum of one term of this AP. What does it mean? It means only first term. ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। S2 का क्या मतलब है, S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ टू टर्म्स का क्या मतलब है, A1 प्लस A2, ठीक है। S2 क्या हो गया, A1 प्लस A2, और ये क्या हो गया A1, A1 हमें पता है 3, तो A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा, A2 होगा 2, ठीक है। एपी क्या होगी, एपी होगी 3 2 एंड सो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें एपी के बारे में, यदि हमें एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम है, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट एपी, ठीक है। तुम उस एपी के बारे में कुछ भी बता सकते हो यदि उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, ठीक है। From A to Z, you can find anything about that AP. ओके, तो ये कुछ चार पांच कॉन्सेप्ट थे। अब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है if the sum of first m terms of an AP is, तो जैसे हमको गिवन है 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन इट्स सेकंड टर्म हमें बतानी है। S1 का क्या मतलब होता है,
सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एनईपी, मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो गया, 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 1, ये हो गया 5। एक्स टू का क्या मतलब है, सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एनईपी, मतलब ए1 प्लस ए2, तो ये कितना वैल्यू हो गया इसका, हो गया 2, 2 टाइम्स 4 प्लस 6, 8 प्लस 6, ये हो गया 14। ठीक है। अब चलिए सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी, ए1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए2 होगा 14 - 5, दैट इज 9। ए2 का वैल्यू क्या होगा, 9। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोड एंड मीन ऑफ डेटा, मोड और मीन हमको गिवन है, हमको बताना है मीडियन। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका, जो मोड और मीन, मोड मीन, मीडियन मोड और मीन में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट याद रखना है, और इससे हम आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू, मोड कितना है 15x प्लस 2 टाइम्स मीन कितना है 18x, तो सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 51x 3 मीडियन कितना होगा, 51 / 3x, दैट इज 17x। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो इसमें तो हमें बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of its being a red face card is, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो नीचे क्या होता है, टोटल आउटकम्स, और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। तो बस यही इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए एक तो, और दूसरा क्या मालूम होना चाहिए, एक हमें कार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, बस इतना ही हमें मालूम होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। और भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है कार्ड्स में, उन्हें हम बाद में कवर करेंगे जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इससे। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड फेस कार्ड, बीइंग रेड फेस कार्ड, ये होगा, टोटल कितना है 52, और फेवरेबल फेवरेबल आउटपुट्स कितने हैं, ऐसे कितने कार्ड हैं, ऐसे 26 कार्ड हैं, ये बोल रहा है ना रेड फेस कार्ड, तो ऐसे कितने कार्ड हैं 26, हम यहाँ 26 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following is a rational number between √3 and √5? Okay, so the following
is a rational number and between root 3 and root 5. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.76 समथिंग, ठीक है, और रूट फाइव का वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.414, तो सी तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन एलिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, जब हमें आइडिया नहीं हो जाता। ओके, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में ज्यादा, ठीक है। तो हमने एक रफ आइडिया दिया है कि रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है और रूट फाइव की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू किया। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो ये तो एक्सीड कर रहा है, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी है 1.857142, ये एक बार के लिए हो सकता है, इसको हम होल्ड करेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है 1.41428, ये तो इससे बहुत कम आ रहा है, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है 2.326, ठीक है, इसको भी होल्ड करते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब कौन सा होगा इसको कैसे पता लगाएं, ठीक है। अब देखो, जो रूट फाइव है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, मतलब इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो भी रैशनल नंबर होता है, तो एक तो हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक इंफॉर्मेशन एक होती है, इसमें जो डेसिमल के बाद वैल्यूज होती हैं वो रिपीट नहीं करती, ठीक है। जैसे हम रूट टू का वैल्यू देखें तो वो होता है 1.414238 एंड समथिंग, ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी जो है उसमें जो वैल्यू हमारी सिक्स के बाद वो रिपीट कर रही है, ठीक है। इस बात का मतलब हो रहा है कि सिक्स अब रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे 3.444444 ऐसे चल रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 3.416666, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.146 बार, हमने बार लगा दिया, बार इंडिकेट कर रहा है कि सिक्स अब रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिक्स के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इरेशनल नंबर में रिपीटिशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर होगा, ओके। और आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सही आंसर होना चाहिए, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो मैं होमवर्क भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी है और ये मैंने बताया भी है। अब आपको बताना है कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, ओके। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए ये भी बताना है, ओके।
एनीवे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, a sector of a circle has an area 40 pi square units and a central angle of 72 degree. The radius of the circle is, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बस हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है, ये थीटा है और ये है सेक्टर। ये होता है माइनर सेक्टर और ये होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करो और आंसर लाओ। एरिया ऑफ द सेक्टर हमको गिवन है 40 पाई यूनिट स्क्वायर इक्वल टू थीटा कितना है 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 40 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाई 72 इक्वल टू आई स्क्वायर। ये होगा 4 4 8 से 32 तो हो गया 20। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो गया 200। आर का वैल्यू क्या हो गया 10 × 2 यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था हमारा इसका, एरिया ऑफ दी सेक्टर हमें मालूम होना चाहिए। और एक चीज और मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं। जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है उसका निकालने का जो तरीका होता है वो होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, टोटल एरिया क्या कितना है, टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वुड बी, टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है थीटा बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए, फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें पूछा है हमसे, इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O, POB, POB मतलब ये एंगल को गिवन है 1.5 डिग्री, देन APO मतलब APO ये वाला एंगल हमें बताना है इज इक्वल टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, AOB क्या है, AOB है स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल बता सकते हैं कैसे, एंगल पीओबी प्लस एंगल पीओए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, पीओबी हमें पता है 115 डिग्री प्लस एंगल पीओए इक्वल टू 180 डिग्री। तो पीओए कितना होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, पीओए कितना हो गया 65 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया 65 डिग्री। ठीक है, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री। ठीक है,
एक हम इसको याद रखना है इस प्रॉपर्टी को। इसका हम एबी और ए निकाल सकते हो। हमको ये एंगल पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हैं। कैसे? टू एंगल प्रॉपर्टी से। तो सम क्या होगा इन सबका? इन सबका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको चाहिए एपीओ प्लस ये हो गया पीओ ए प्लस ओ ए पी। इन सबका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। एपीओ चाहिए हमें। पीओए कितना है? पीओए क्या हो गया ये जो भी निकाला था 65 डिग्री प्लस ओएपी कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एपीओ होगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री दैट इज 25 डिग्री। एपीओ हो गया 25 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, a kite is flying at a height of 150 meter from the ground। एक काइट है जो ग्राउंड से 150 मीटर हाइट पर फ्लाई करती है, ठीक है। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये एक स्ट्रिंग से अटैच है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें बताना है, ठीक है। मतलब ये हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये वाला, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये होती है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और लाइन ऑफ साइट और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है। इसमें हम साइन रूल लगा देते हैं। साइन 30 क्या होगा? 150 डिवाइडेड बाई एल। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये हो गया 300 मीटर, 300 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 है, a piece of wire 20 centimeter long is bent in the form of an arc of a circle of radius 60 upon 5 centimeter. The angle sustained by the arc at the center of the circle is। एक आर्क है जो सर्कल के सेंटर पर एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इस आर्क का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल है 60 अपॉन 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट होता है इसमें लेंथ ऑफ आर जो होती है ऑफ ए सर्कल जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स 2 पाई आर। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है बस। लेंथ ऑफ द आर कितने हैं? 20 सेंटीमीटर।
थीटा हमें बताना है 2 पाई आर कितना है 60/5। तो ये इससे कैंसिल, जीरो कैंसिल, ये हो गया 6, ये हो गया 3। थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। आंसर होगी 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल है बहुत। बस हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लेंथ ऑफ द आर जो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स 2 पाई आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है, ये है असर्शन एंड रीजन। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 are assertion and reason based questions. Two statements are given, one labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the boards A, B, C, D as given below. ठीक है, ये क्या है, both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. ये है पहला। दूसरा कोड क्या है, both assertion and reason are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. C है कोड, assertion A is true but reason is false. D है assertion A is false, reason is true। ठीक है, तो अब हम 19 क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसका जो assertion है वो है the probability of selecting a number at random from the numbers 1 to 20 is 1। क्या ये ट्रू है, चलो देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, लेट हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर्स गिवन है हमको। ठीक है, हमारे पास 1 से 20 शीट्स हैं। ठीक है, इन पे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, हमसे कहा गया कि एक नंबर निकालो। ठीक है, हमने निकाल लिया रैंडम। अब हमसे पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने देखा था अभी एक क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 20, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमने हमसे बोला गया था एक चीज निकालो। फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 1, प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक नंबर निकालने की 1/20। लेकिन ये तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये एडजस्टमेंट सही है गलत, एडजस्टमेंट फॉल्स है। ठीक है, रीजन देखते क्या है, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी इज इक्वल टू 1 ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, प्रोबेबिलिटी 1 होती है जब ये पक्का हो कि ये इवेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक कॉइन है, हमें पता होता है कि जो रियल लाइफ में जो एक कॉइन के जो फेसेस होते हैं, एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। लेकिन हमने क्या किया, दोनों तरफ हेड ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब हमसे बोला गया कि इसको टॉस करो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की 1 होगी। ठीक है, ठीक है ना। देखो टोटल आउटकम्स कितने से 2, हेड हेड। ठीक है, हमसे बोला गया कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड हेड कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। इसका 1 का मतलब है कि हमेशा हेड 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 ही आए। ठीक है, कुछ भी कर लो, तुम कोइन उछालोगे हेड ही आएगा। ठीक है, दिस इज अ श्योर इवेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन असर्शन का रीजन और मतलब इसका रीजन दूसरा स्टेटमेंट
नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? assertion is false, reason is true, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और और ये आपके लिए होमवर्क भी है। ठीक है, मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से। ठीक है, और रीजन भी बताना है विद एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और ये भी बताना है कि मेरा ऑप्शन जो मैंने चूज किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक माय आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी assertion और reason है। assertion है, if we join two hemispheres of same radius along their bases, then we get a sphere. So we have two hemispheres, और हमने इनको ज्वाइन कर दिया बेस से, तो वी गेट ए स्फेयर। बिल्कुल सही इस बात। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई स्क्वायर, बिल्कुल गलत। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, ये वाला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से बिल्कुल लिंक नहीं। ठीक है, सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, जॉइनिंग ऑफ टू स्पेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, अब बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, विद एग्जांपल्स इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको हमने सोल्व नहीं किया, बल्कि हमने इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखा। ठीक है, उसको हमने रिवाइज भी किया। ओके, आई होप इट will be beneficial for you, helpful for you for your exams. Thank you.